हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक समूह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसके नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो देखो कैसे होती है। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें प्रत्येक एंगल वो कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 संकरित है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा sp2। अब हम बात करेंगे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, इस कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता में अंतर है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या जाएगा प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी ये लोन पे पूरी कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, रेजोनेंस अनुनाद हो जाएगा। तो इस अनुनाद के द्वारा देखो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। ऐसी बन जाएगी, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। तो कार्बोक्सिलिक समूह की ये क्या हो गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई कि ये कार्बन ऑक्सीजन में बंद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए, ऑक्सीजन पे क्या गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगा डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व में यहाँ क्या हो गई कमी। इसकी पूर्ति कौन कर देगा, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे। जैसे यहाँ आएंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी उसकी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। इस अनुनादी संरचना के कारण ही क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है उसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, वो कार्बोनिल समूह की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम COH इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें, इन दोनों में कंपैरिजन करें, कार्बोक्सिलिक समूह और कार्बोनिल समूह, इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह में के कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कार्बोनिल समूह की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका रीजन है अनुनाद। ठीक है, यहां तो क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणता का अंतर है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस, अर्थात इस कार्बन पे क्या जाएगा धनावेश, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या आएगी, कमी आएगी। इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन फिर क्या होता है अनुनाद के थ्रू इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्ति हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कार्बोनिल समूह के कार्बन की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन घनत्व का। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। कार्बोक्सिलिक अम्ल उनके नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण की दो पद्धतियां, एक तो रूढ़ पद्धति जिसे साधारण पद्धति बोलते हैं, एक है आयुपेसी पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में क्या होता है कि जिन स्रोत से इनको प्राप्त किया गया है कार्बोक्सिलिक अम्लों को, उनके नाम के अंत में नहीं, इनको ग्रीक नाम या लैटिन नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, इक अम्ल जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हम एक C1 कार्बन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, और C2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, C3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन, C4 को बोलते हैं ब्यूटर, C5 को बोलते हैं वेलर और C6 को बोलते हैं केप्रो। और इनके अंत में क्या जोड़ जाता है, एक अम्ल जोड़ दिया जाता है। या इनकी स्रोत की बात कर सकते हैं कि जो C1 कार्बन का एसिड है इसे फॉर्मिक अम्ल फॉर्म इसलिए बोला गया क्योंकि इसको क्या चिंटियों के आंशिक बंधन से प्राप्त किया गया। और चिंटियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिंटियों को इंग्लिश में फॉर्माइका बोलते हैं। तो इसलिए उसके नाम के अंत में एक अम्ल जोड़ दिया तो बन गया फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार हम बात करते हैं एसिड, दो कार्बन को एसिड बोलते हैं, तो एसिड है और इसके अंत में जोड़ देते एक अम्ल, तो इसको हम क्या सिरके से प्राप्त करते हैं और सिरके को बोलते हैं एसिटम, और इसके अंत में जोड़ दिया एक अम्ल, तो एसिड प्लस एक अम्ल एसिटिक अम्ल। ऐसे हम C3 कार्बन की बात करते हैं, इसे प्रोपियोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, प्रोटोन और पियोन शब्द से मिलकर बनाता है। प्रोटोन का मतलब पहला और पियोन का मतलब वसा, तो पहला जो वसा का अम्ल है वो प्रोपियोनिक अम्ल था, तो इसलिए इसका नाम प्रोपियोन होगा। अंत में क्या जोड़ दिया, एक अम्ल जोड़ दिया। ऐसे हम C4 कार्बन की बात कर सकते हैं, इसका नाम ब्यूटर प्लस एक अम्ल है। क्यों है, क्योंकि इसे विकृतिकृत मक्खन से प्राप्त किया गया था, और लैटिन भाषा में मक्खन को ब्यूटिरम बोलते हैं।
लैटिन भाषा में मक्खन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेरम, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्यूटरिक अम्ल। ऐसे हम C5 कार्बन वेलर की बात करते हैं, इसे वेलरियन पौधे की जड़ से प्राप्त किया गया था, इसलिए C5 कार्बन को वेलर बोलते हैं। अंत में क्या जोड़ दिया, इक अम्ल जोड़ दिया। 6 कार्बन को हम कैप्रो बोलते हैं और इसके अंत में क्या जोड़ दिया, इक अम्ल जोड़ दिया। तो ओके स्टूडेंट, ये थे इसके साधारण नेम, सिंपल नेम या रूड नाम। आयुपेक में क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला के अंत में बस क्या जोड़ दो, ओइक अम्ल जोड़ दो, ठीक है। अब देखो कुछ एक कंपाउंड लेते हैं जिनके IUPAC और साधारण नेम दोनों देखते हैं। ये यौगिक दिया अपन को एक HCOH, एक कार्बन का, तो हमने एक कार्बन को क्या लिखा है, फॉर्म लिखा है और अंत में क्या जोड़ दिया, इक अम्ल, तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। IUPAC में क्या करते हैं, टोटल कार्बन काउंट करते हैं, गिनते हैं और उसके अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, कार्बन इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो मेथेन हो गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न है इसमें ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार 2 कार्बन को हमने यहाँ क्या लिखा है, एसिड, और अंत में क्या जोड़ा है, इक अम्ल साधारण के लिए, तो एसिटिक अम्ल हो गया, ये हो गया इसका साधारण नाम। 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एथेन, एथेन हो गया, एन हो गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न है ओइक अम्ल, तो लिख दिया ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल। ऐसे 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपियोन बोलते हैं साधारण में, और अंत में क्या जोड़ते हैं, इक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। IUPAC में 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन आ गया, प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न ओइक अम्ल है तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल। ओके स्टूडेंट, अब देखो साधारण में इस समूह को बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं इस समूह को, इसको बोलते हैं आइसो, तो लिख दिया आइसो। टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा अपने, ब्यूटर, और अंत में क्या जोड़ा, इक अम्ल, तो नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटेरिक अम्ल हो गया। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो नंबरिंग करते हैं इसको 1, 2 और 3, ठीक है। तो 2 पे क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल, और टोटल कार्बन कितने, 3, प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो प्रोपेन एन लिख दिया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न तो ओइक अम्ल, तो क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल है। ऐसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, इसको नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4। नंबरिंग कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए। इसका कोई साधारण नेम है नहीं, IUPAC नेम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, और 2 पे क्या डबल बॉन्ड, तो लिख दिया मैंने इन, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया 2 इन। ओइक अम्ल कितने पे, 1 पे, तो हमने लिख दिया 1 ओइक अम्ल। ओके स्टूडेंट, ये थे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण और IUPAC या IUPAC नेम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC और साधारण नेम।